नमस्कार, मैं हूं विनय आपके साथ। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे भर्ती में भ्रष्टाचार पर पुष्कर प्रहार। उत्तराखंड में जहां नौकरियों में मचे भ्रष्टाचार को लेकर जो अवसर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के हाथ आया है, ऐसा मादा कोई पूर्व मुख्यमंत्री शायद ही कभी दिखा पाया हो। सीएम धामी ने पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती भ्रष्टाचार और नकल माफिया पर कार्रवाई की, जिसके चलते आज 40 से ज्यादा अभियुक्त सलाखों के पीछे हैं। उसके बाद शुक्रवार को स्पीकर ने विधानसभा में हुई 228 बैकडोर भर्तियों को निरस्त करने का ऐलान किया है। उसने राज्य के मेहनती और ईमानदारी से नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को नई उम्मीद जगाई है। आखिर विधानसभा में भर्तियों के नाम पर लूट अंतरिम सरकार के समय शुरू हो गई थी और UKSSC में भी पहले दिन से नकल माफिया सेंधमारी कर चुका था, लेकिन एक्शन अब होता दिख रहा है। शायद विधानसभा में पूर्व के विधानसभा अध्यक्षों द्वारा अपने विशेषाधिकार, नियमानुसार और आवश्यकता अनुसार जैसी नकली तर्क गढ़कर भर्तियों के नाम पर लूट होते रहने दी, या कहिए कि लूट की। लेकिन आज का दिन इन तमाम गुनाहों पर एक्शन का सबसे बड़ा दिन है। आज भर्ती में भ्रष्टाचार पर पुष्कर प्रहार, इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए ये हमारी रिपोर्ट। पिछले दिनों जब विधानसभा में बैकडोर भर्तियों का जिन बोतल से बाहर आया, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पीकर रितु खंडूरी भूषण को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि विधानसभा में अंतरिम सरकार से लेकर चौथी विधानसभा तक हर स्पीकर पर भर्तियों में भाई भतीजावाद और चहेतों को नौकरी देने के आरोप लगे हैं, लिहाजा इसकी एक्सपर्ट कमेटी बनाकर जांच की जाए। इसके बाद 3 सितंबर को स्पीकर खंडूरी ने DK कोटिया को अध्यक्ष और SS रावत व अवनींद्र सिंह नयाल को सदस्य बनाकर एक्सपर्ट समिति गठित की थी। एक्सपर्ट समिति ने गुरुवार शाम को अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंप दी थी, जिसके बाद कल यानी 23 सितंबर को प्रेस वार्ता कर रितु खंडूरी ने बताया कि जांच ने पाया कि जो भी तदर्थ नियुक्तियां की गई वह सब नियम विरुद्ध थी। उनके लिए न विज्ञापन निकाले गए और न ही रोजगार कार्यालय से कोई आवेदन मंगाए गए। स्पीकर ने कहा कि जांच समिति ने माना है कि इन भर्तियों से संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का भी उल्लंघन हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 2016 में 150, 2020 में 6 और 2021 की 72 भर्तियों को निरस्त करने का प्रस्ताव तत्काल प्रभाव से सरकार को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्ताव पर अनुमोदन कर विधानसभा को भेज दिया, जिसके बाद सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएंगी। उपनल द्वारा की गई 22 भर्तियों को भी निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा में 32 पदों के लिए मार्च में आयोजित भर्ती परीक्षा को भी निरस्त कर दिया गया है। भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी जांच के दायरे में है और इस भर्ती परीक्षा का अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। खंडूरी ने बताया कि भर्ती परीक्षा में विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल की भूमिका भी संदिग्ध है और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया गया है। आपको मैंने जैसे कहा, आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई और अब मैं दोबारा से इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। मेरी समिति का जो मैंडेट था वो केवल ये था कि नियमों के तहत ये भर्तियां हुई हैं कि नहीं। जांच पर पाया गया है कि नियमों के तहत ये भर्तियां नहीं हुई हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष होने पर मैं इन जो हमारी ये भर्तियां हैं इन्हें मैं इसी वक्त तुरंत ही इन्हें खत्म करती हूँ, निरस्त करती हूँ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले में उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2016 से 2021 तक हुई तदर्थ भर्तियों को निरस्त करने के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण को त्वरित जांच कर निर्णय लिए जाने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सदन और सरकार एकजुट है। मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से पूर्व में ही अनुरोध किया था कि जो भी विवादित नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, उनकी जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद जो भी भर्तियां गलत पाई जाती हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करें। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नीति है, पारदर्शिता की नीति, सुशासन की नीति, उस पर आगे बढ़ते हुए आज ये सभी भर्तियां निरस्त करने का जो निर्णय लिया गया है उसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं। और आगे भविष्य में विधानसभा के अंदर होने वाली सभी भर्तियां पारदर्शिता तरीके से हों, व्यवस्थित तरीके से हों और एक नियम और नियमावली के आधार पर भर्तियां हों। उसके लिए हम आगे इसका पूरा खाका तैयार करेंगे, पूरी योजना बनाएंगे कि सभी भर्तियां जो एक नियम के तहत हों और नियमावली के तहत हों। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा विधान में हुई बैकडोर भर्तियों की जांच के बाद भर्तियां निरस्त करने पर कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी अपने बयान में बताया कि भाजपा की सरकार जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है और विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय उत्तराखंड के लिए एक नजीर बनेगा। 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी और स्टेट में धामी जी, और ऊपर से हमारी अध्यक्षा वो तो जनरल खंडूरी के ध्वजवाहक बन के आगे की तरफ चल रही है। और हम ये कह सकते हैं कि एक ईमानदारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के डीएनए में है और इसलिए उस ईमानदारी का जो लाइन थी वो सामने आनी ही थी। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सवाल खड़े हैं तो फिर उसके ऊपर एक्शन भी होगा। हम बहुत बहुत बधाई देंगे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को जिन्होंने मजबूत निर्णय लिया है और जनता की आवाज़ को समझा है, युवाओं की आवाज़ को समझा है। मुझे लगता है आगे के लिए एक नज़ीर साबित होगी। आगे की भर्तियां कैसे हों, क्या ट्रांसपेरेंसी बरती जाए, उसके लिए भी अब नई चीज़ सामने आएगी। मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार को, माननीय अध्यक्षा को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी प्रदेश में जहां भी कोई नियुक्तियां गलत होंगी उसकी जांच कराएंगे, क्योंकि विधानसभा में ये नियुक्तियां हुई हैं। विधानसभा हमारी एक संस्था है और इसका निर्णय हमारे विधानसभा की सम्मानित अध्यक्ष रितु खंडूरी जी को लेना था। और मुझे लगता है कि रितु खंडूरी एक बहुत ही युवा, ऊर्जावान और निर्णय लेने वाली हमारी अध्यक्ष है। उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो उत्तराखंड राज्य के हक में लिया होगा। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस जांच को नियम विरुद्ध बताते हुए समिति की जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि हमारी मांग थी 2001 से जो भी भर्तियां हुई थी उन सभी की जांच होनी चाहिए थी, जबकि यह 2011 से भर्तियां हैं जिसका संज्ञान लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष का यह भी कहना है कि जिन रसूखदारों ने अपनी ताकत के बलबूते नौकरियां दी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, सरकार यह भी बताए। अब देखना होगा कि सरकार का भर्तियों में भ्रष्टाचार पर नकेल कितना मील का पत्थर साबित होता है, यह आने वाला समय बताएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो 228 बैकडोर भर्तियों को निरस्त करने का ऐलान किया गया और कहीं ना कहीं सरकार की इस कार्रवाई से एक कड़ा संदेश भी है, क्योंकि नकल माफिया जो है वो इस तरीके से आगे ना करे। आपको बता दें कि इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं अंशुल श्रीकुंज, प्रवक्ता कांग्रेस से, और उसके अलावा विपिन खन्ना, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, कमलकांत प्रवक्ता यूकेडी से हैं, हमारे साथ भागीरथ शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, और संजीव वर्मा प्रवक्ता बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे देवभूमि दंगल प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा भागीरथ शर्मा जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या कहना है, ये जो भर्तियां निरस्त की गई हैं और ये कहीं ना कहीं एक कड़ा संदेश दिया गया है सरकार की तरफ से इस तरह की कार्रवाई करके?
जी, राज्य को बने 22 साल हो गए और ये कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 14 और 16 जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है उसका वायलेशन करके विशेषाधिकार के नाम पर 22 सालों में भर्तियां होती रही हैं। और जो अध्यक्ष जी को जो अधिकार है 187 के अंतर्गत उसमें जो है धारा 2 का को उसको स्वीकार करने के बजाय उसके तहत नियम और परिनियम बनाने के बजाय धारा 3 का उपयोग करके भर्तियां की जा रही थी। और उसमें सत्ता पक्ष या विपक्ष का नहीं है, सभी का। मुझे लगता है कि इसमें दोनों पक्षों की सहमति बनी रही है कि जब आप आओगे तो आप अपने रख लीजिए और जब हम आएंगे तो हम अपने रख लेंगे। इसलिए धारा 2 पर बात नहीं हो रही थी जी। 187 की धारा 2 की बात कर रहा हूँ। तो ये मुझे जो है सरकार को साधुवाद। और उत्तराखंड में एक तो सीमित अवसर हैं नौकरियों के। आपने देखा होगा UKSSC से जो भर्तियां और नियुक्तियां की जो प्रक्रिया चली उसमें किस तरह से डकैतियां पड़ी हैं हमारे बच्चों के अवसरों पर। और पूरा सिस्टम जो है एक प्रकार से जो है नौकरियों को की बंदर बाट में लगा हुआ था। और आयोग इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि जो है विभागीय स्तर से जो भर्तियां होती हैं उनमें कदाचित कोई ऐसी वो ना हो जिसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो, भाई भतीजावाद ना हो। और जब आयोग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ गया तो ये बड़ा दुखद विषय था। और इसी बीच ये विधानसभा का जो भर्ती का जो अनियमितताएं थी और जो 22 सालों से नियमित चल रही थी, और उस पर जो है मैं समझता हूं कि पहली बार किसी सरकार ने इतना साहस किया है, तो इसके लिए हम साधुवाद देते हैं। लेकिन एक बात है, जिन्होंने नौकरी पाई उनको तो गंवाना पड़ा है अपने उसको कार्य को, अपनी नौकरी को। बट जिन्होंने ये अपराध किया नौकरी देने का, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि केवल नौकरी पाने वाले वही दोषी हैं और उनको जो है ठीक है, उनको चूंकि गलत प्रक्रिया से आए हुए थे। लेकिन जिन्होंने ये गलत किया, जो काम किया, जो आपराधिक कृत्य किया एक प्रकार से, तो उनका क्या दंड दिया जाएगा ये सुनिश्चित अभी तक नहीं हुआ है। न इसमें अभी सरकार की ओर से मैं समझता हूं कि कोई प्रतिबद्धता है तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आपके पास आएंगे अंशुल श्रीकुंज, कांग्रेस प्रवक्ता। अंशुल जी, विधानसभा में काफी दिनों से ये मुद्दा भी विपक्ष ने उठाया था इस भर्ती घोटाले को लेकर, तो अब तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ से, क्या कहना है आपका? अंशुल जी अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विपिन खन्ना है। विपिन जी, विपक्ष का लगातार सहमत है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा है। जो लोग इसके विपिन जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है। विपिन जी, विपक्ष का लगातार घेराव था इन भर्तियों को लेकर, तो अब तो सरकार की तरफ से ये भर्तियां रद्द कर दी गई, एक बड़ा फैसला आया है, तो क्या कहना है आपका? का फैसला है वो ठीक है, स्वागत योग्य फैसला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें बहुत चीजें हैं जो पीछे छोड़ दी गई। देखिए, जितने भी लोग रितु खंडूरी जी ने बाहर किए हैं, सबसे पहले तो उनके पास रास्ता है कोर्ट जाने का। ये केवल भारतीय जनता पार्टी ये नाटक करने के बाद अपनी पीठ थपथपा रही है। और अभी मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि ठीक है, जिन लोगों ने बैकडोर से भर्ती पाई वो तो ठीक है, उनको दंड मिल गया। अभी दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिन लोगों ने ये अपराध किया, कैमरे के सामने आकर जिन लोगों ने ये बात कही कि हाँ हमने भर्तियां की, तो क्या गलत किया, कौन सा भ्रष्टाचार किया। अब रितु खंडूरी जी के फैसले से ये सामने भ्रष्टाचार उजागर हो गया है। जो प्रेमचंद अग्रवाल जी कैमरे के सामने कह रहे थे क्या भ्रष्टाचार हुआ, तो रितु खंडूरी जी ने वो साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार हुआ और आपने
नियमों के विरुद्ध ये नियुक्तियां की हैं। अब सवाल ये होता है कि जिन लोगों ने, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल जी थे, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के और पदाधिकारी थे या कांग्रेस के पदाधिकारी थे या पूर्व सभासद रहे हों, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई सरकार करेगी या नहीं करेगी, और करेगी तो क्या करेगी, उसके ऊपर ऋतु खंडूरी जी ने कोई भी अपना वक्तव्य नहीं दिया। और जिन लोगों को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है, जो कर्मचारियों को इन्होंने बाहर किया है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिस दिन इसमें शासनादेश हो जाएगा उस दिन हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वो इतनी ज्यादा तादाद में लोग हैं कि वो कोर्ट जाएंगे और ये चीजें जो हैं इनको स्टे हो सकता है मिल जाए, इस आधार पे मिल जाए कि जो भी विधानसभा अध्यक्ष ने जो ये फैसला किया है, इनसे इनकी राय नहीं ली गई है। इस पे हमारा ये कहना है। जी, तो हमारे साथ अंशुल जी श्रीकुंज प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अंशुल जी, आपका क्या कुछ कहना है? इतना बड़ा फैसला लिया गया है मौजूदा उत्तराखंड सरकार की तरफ से और विपक्ष का घेराव भी था इन भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर। देखिए विनय जी, हम आभारी हैं विधानसभा अध्यक्ष महोदया के, जिन्होंने ये स्वीकारा है कि इस सरकार के पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें नियुक्तियां हुई थी। उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, नियुक्तियां रद्द की है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल इस सरकार पर खड़ा हो गया है कि जो भ्रष्टाचार के तहत नियुक्तियां हुई थी वो तो रद्द हो गई है, लेकिन जिन लोगों ने वो नियुक्तियां की थी उनको सजा कौन देगा? वो तो आज भी मंत्री बने बैठे हैं सरकार में। तो ऐसी सरकार जो लाभार्थी हैं उनको तो दंड देती है, लेकिन जिन्होंने वो अपराध किया है वो खुलेआम घूमते हैं, सत्ता का उपभोग करते हैं, उनको जवाब दे कौन बनाएगा? बिल्कुल। आज सरकार के सामने एक बड़ी जवाबदेही, बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और उस सवाल का सामना इस सरकार को करना है। केवल कोरी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने लोगों पर भी कार्रवाई करके दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल, केवल कोरी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा, अपने लोगों पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। यूकेडी के प्रवक्ता कमलकांत जी हमारे साथ हैं। कमलकांत जी, क्या कुछ कहना है आपको? भर्ती घोटाले को लेकर सरकार की तरफ से इतना कड़ा संदेश दिया गया है नकल माफियाओं को। देखिए, पहले बात तो सरकार को ये नियुक्तियां नहीं करनी चाहिए। स्वयं ही एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई भी व्यक्ति विधायक मंत्री बनता है, संवैधानिक रूप से बनता है, असंवैधानिक रूप से तो बनता नहीं है। उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। शपथ लेते समय भी बताया जाता है आपको क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। दूसरा, पहले तो नियुक्तियां आपने गलत करी, फिर आप आज लंबे समय होने के बाद जब दबाव पड़ा तो आपने उनको रद्द किया। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं, उत्तराखंड के बगल में हमारा एक राज्य है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जेल में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जेल में हैं, पता नहीं आजकल हैं कि नहीं। उनको शायद कुछ दिनों बाद छूटने वाले थे। वो भी भर्तियों के घोटाले के चक्कर में जेल की हवा खानी पड़ी। और उत्तराखंड में इतना बवाल होने के बाद भी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनको भी प्रवक्ता घोटाले के में जब भर्तियां की गई थी, कितना बड़ा हंगामा हुआ था और उनको जेल में जाना पड़ा। तो जो इस राज्य में इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो नेताओं पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, मैं बता दूं, जो नियुक्तियां हुई है, ये वो जो उनका जो हरियाणा हाई कोर्ट का एक आदेश है, आपको बता दूं, विदाउट एग्जामिनेशन नोबडी विल बी अपॉइंटेड, अर्थात बिना किसी भी परीक्षा के कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं कर सकता है। और आपने बिना परीक्षा के व्यक्तियों को नियुक्ति दी है, ये तो पूरा हाई कोर्ट का आदेश है। और ये क्यों किया गया है? और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई क्या करेगी? बिल्कुल, जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? संजीव वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। विपक्ष का एक बहुत बड़ा सवाल है संजीव जी की जो बैकडोर से 228 लोगों की भर्तियां हुई हैं उसको लेकर सरकार का फैसला तो आ गया है, भर्तियां रद्द तो कर दी गई, लेकिन जो लोग दोषी हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी? क्या प्रेमचंद अग्रवाल जी अभी भी पार्टी में हैं? अगर पार्टी में है तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी जर्मन की यात्रा पे भी वो हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे संजीव जी?
विनय जी, देखिए मैं बारी बारी अपनी बात रखना चाहूंगा। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विधानसभा भर्ती घपला घोटाले की बात आई, उन्होंने एक पल भी जाया किए बगैर अपनी विधानसभा अध्यक्षा श्रीमती रितु खंडूरी जी को एक पत्र के माध्यम से उनसे आग्रह किया कि ये जो भर्ती घपले घोटाले की बात चल रही है, इसमें आप कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का उनसे आग्रह किया गया। और साथ ही उनसे ये भी आग्रह किया गया कि इसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं उन सभी के ऊपर कार्यवाही करें। और उसी का संज्ञान लेते हुए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया, जिसको साथ ही में ये बोला गया कि एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत 1 माह का उनको समय दिया गया। और बड़ी बात यह है कि 1 माह का एक निश्चित समय अवधि उनको दी गई और 1 माह से भी 2 तिहाई समय में 20 दिन के अंदर उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को सौंपी और 21वें दिन विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा कार्यवाही कर दी जाती है। ये ट्रांसपेरेंसी है, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार की हमारी नीति है। और एक नई, जिस तरह से माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी के द्वारा इस कार्यवाही की बुरी प्रशंसा की गई और इसको एक एप्रिशिएबल एक कदम बताया गया कि हमने एक नजीर पूरे देश भर के सामने। संजीव जी, आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की, आपने पारदर्शिता की बात की, आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम ये भी कहते हैं कि सरकार ने जो ये भर्तियां निरस्त की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि ना तो कोई आवेदन हुआ, ना तो कोई परीक्षा हुई, सादे कागज पे लोगों को भर्तियां की गई है। और एक मामला ये भी सामने आया भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म की भी बात सामने आई है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि उस वक्त नियुक्ति अधिकारी कौन था, और अगर इसमें प्रेमचंद्र अग्रवाल का नाम आया है तो क्या वो पार्टी से अभी तक जुड़े नहीं है? अगर वो पार्टी से जुड़े हैं और उनका नाम आया है तो इसको लेकर क्या पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांगा? इस पर लेकर कोई कार्रवाई हुई है? विनय जी, देखिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से ही स्पष्ट कर चुके हैं, जो भी व्यक्ति इसके अंदर दोषी पाए जाएंगे, चाहे यूके SSSC का मामला हो, चाहे विधानसभा भर्ती घपले घोटाले का मामला हो, चाहे अन्य जितने भी परीक्षाएं हुई जिनमें युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने का जहां भी जिस भी एजेंसी के द्वारा काम किया गया, उन तमाम के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक क्लियर स्टैंड है। जो भी व्यक्ति हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगा उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व पाए जाते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति इसमें बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति इसमें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री का कड़ा निर्देश भी है, उन्होंने कहा भी है। भागीरथ शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये सादे कागज पे इस तरीके से नौकरियां दे देना, सिर्फ सादे कागज पे, और उसके बाद नियुक्ति हो जाना, भाई भतीजावाद, अपने जुड़े हुए लोगों को नौकरी देना, कितना सही है? देखिए, संविधान में व्यवस्था निर्धारित है, धारा 14 और 16, मैं समझता हूँ सब जानते हैं कि अवसरों की समानता का अधिकार। अगर एक पद भी कहीं रिक्त है तो उस रिक्त की पद की में चयन हेतु उसको विज्ञापित किया जाएगा और जो अर्ह व्यक्ति हैं वो आवेदन करेंगे। चयन समिति होगी जो निर्धारित जो तय प्रक्रिया है सर्विस रूल के अंतर्गत, उसके अंतर्गत परीक्षा या साक्षात्कार आदि के द्वारा तो योग्य व्यक्ति का मेरिट के आधार पर चयन होगा। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब धारा 187 का बार बार उल्लेख करके आप धारा 187 कहीं भी ये नहीं कहती कि धारा 16 या 14 का वायलेशन करके 187 नहीं बनाए। संविधान अपनी ही व्यवस्था की काट नहीं कर सकता है, उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है, किया जाता है, या यूं कहें तो ये तो प्रक्रिया का तो पालन हुआ ही नहीं है, न पद विज्ञापित हुए। और बड़ी बात और है इसमें कि जब कोई भी पद बिना सृजित किए कैसे उस पर नियुक्ति हो गई।
बिल्कुल 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 लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, और उसके बाद मैं बात करूंगा विपिन खन्ना जी से। तो लेते हैं यहां पर छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्रदेश के किसानों को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री उत्तराखंड बढ़ रहा है देश। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि की दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि की दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको इससे पहले सीधे ले चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर अंकिता भंडारी को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। की बात करने वाली बीजेपी सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि बेटियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को देखिए। आपका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, आपके बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मेरी साथी ने बताया कि बहुत सारे केसेस हैं, 20 से भी ज्यादा हमारे पास लिस्ट है, जिसमें कि महिलाओं के प्रति इनके बीजेपी के नेताओं ने अपराध किया। और क्या हो रहा है देश में, अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा एक बच्चे को बीजेपी की नेता ने स्टेशन से चुरवा लिया कि बेटा चाहिए। आज स्थिति क्या है कानून व्यवस्था की, और खास तौर पर महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है वो बहुत ही शोचनीय बात है, बहुत ही निंदनीय बात है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो अपराधी हैं फांसी की सजा दी जाए। एक ऐसी छोटी लड़की को वेश्यावृत्ति में डालने की जो एक कोशिश की जा रही थी और जिस पर उसने इनकार किया, उसकी सजा ये दी कि उसको मारकर नहर में डाल दिया गया। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और जो होम मिनिस्टर हैं और मोदी जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उन्हें भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। और मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहूंगी, बहुत वो महिलाओं की खैर अपने आप को मानती है, कहाँ है वो? आज क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती? रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, कहाँ है वो? उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ, उनका क्या है इस मामले में रवैया, क्या कहती है वो, क्या कर रही है वो देश की जो महिलाएं हैं उनकी अस्मिता को बचाने के लिए? हम ये मांग करते हैं कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो तुरंत इस्तीफा दें
और जिन अपराधियों ने ये काम किया उन्हें फांसी की सजा हो। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी की महिला विंग अध्यक्ष सरिता सिंह ने ये प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने अंकिता भंडारी उत्तराखंड में जो हत्याकांड का मामला हुआ है उसके लिए सरकार को भी घेरा और उन्होंने अंकिता को लेकर इंसाफ की बात की और वहीं पर जो आरोपी हैं इसमें उनको फांसी की सजा के लिए मांग की है। तो अब रुख करेंगे सीधे देवभूमि की दंगल की तरफ और जहां पर हमारे साथ हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल श्रीकुंज प्रवक्ता कांग्रेस, विपिन खन्ना प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, कमलकांत प्रवक्ता यूकेडी, भागीरथ शर्मा वरिष्ठ पत्रकार और संजीव वर्मा प्रवक्ता बीजेपी। तो मेरा सवाल विपिन खन्ना जी से है, आम आदमी के प्रवक्ता हैं। विपिन जी, आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि सादे कागज पे ऐसे ही लिखकर ना परीक्षा हो रही है ना तो किसी तरह का आवेदन किया गया है और इतने लोगों को नौकरियां दे दी जा रही हैं, तो क्या इस पर आपका क्या कहना है? विनय जी, ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है कि सादे कागज पे किसी को सरकार में नियुक्ति दे देना, ये गंभीर अपराध में आता है। इस पर आपराधिक मुकदमा तक दर्ज होना चाहिए। और दूसरी बात, जो जांच की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं जांच की, तो ये आधी अधूरी जांच इसको मैं कहूंगा, क्योंकि 2016 से लेके और 22 तक की जांच में जो नेता पाई गई है उन पर इन्होंने कार्रवाई कर दी है, कर्मचारियों पर। लेकिन सन 2000 से लेकर और 2015 के बीच उसमें यशपाल आर्य जी भी रहे, कुंजवाल जी भी रहे, हरबंस कपूर जी भी रहे और लगभग मैं समझता हूं जितने भी विधानसभा अध्यक्ष रहे, सभी पर ये आरोप है कि उन्होंने अपने अपने परिजनों को नौकरी पर रखा। अब वो किस तरीके से रखा, क्या रखा, यह जांच का विषय है, क्योंकि ये जांच आधी अधूरी जांच है। और दूसरी चीज, अभी वर्मा जी हमारे कह रहे थे कि धामी जी ने तुरंत कार्रवाई की जैसे ही उनके संज्ञान में आया। तो मैं वर्मा जी को बता दूं कि तुरंत कार्रवाई नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी की फजीयत हो गई पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का जो मुद्दा है वो प्रमुखता से उठा, युवाओं ने उठाया, जब तरीके से फजीयत हो गई तो उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करने का ये जोखिम उठाया। तो अब ये अपराध की बात आती है कि अपराधियों पर कार्रवाई। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने सामने कैमरे के सामने ये कहा है कि मैंने नियुक्तियां की हैं। तो अब जांच जो हो रही है वो किस अपराध की हो रही है? अपराधी ने तो अपना अपराध कबूल कर लिया है, वो अपराधी जर्मनी में घूम रहा है, 50 लाख रुपए और उत्तराखंड के बर्बाद कर दिए हैं। अब अपराधियों को अगर ऐसे संरक्षण सरकार देगी और उनको जर्मनी और इंग्लैंड घुमाने के लिए भेज देगी, और मजे की बात यह है कि जांच के दौरान तो उनको वो आरोपी है, उन्होंने अपराध किया है, उनको तो जांच के दौरान शहर छोड़कर ही नहीं जाना चाहिए था। आपके पंजाब के मुख्यमंत्री, अरे बड़ी समस्या है वर्मा जी, बड़ी समस्या है। जब आम आदमी पार्टी का बयान चल रहा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिल्ली की ट्रेन पकड़ लेते हैं या पंजाब की ट्रेन पकड़ लेते हैं। अरे भैया, उत्तराखंड की बात करिए, दिल्ली पर चर्चा कर लेंगे, उन्होंने तो समय आएगा वर्मा जी, दिल्ली में भी चर्चा कर लेंगे। उनकी अभी बात करो ना। मेरे भाई जर्मनी की बात, आप जर्मनी में 50 लाख धाकड़ की बात कर रहे हैं, उनको ये कहें वो खर्च सरकार का नहीं है, वो खर्चा जो एक सॉलिड वेस्ट भी आपके मंत्री हैं उसके द्वारा रिश्तेदारों ने विधानसभा में नियुक्ति पाई है, उनको सबको बर्खास्त करें। अगर वो धाकड़ धामी है, ईमानदार है, और अगर वो ये काम को नहीं कर सकते तो नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दें। बिल्कुल। संजीव जी आपके पास आएंगे। संजीव जी, जहां पर एक सवाल आया विपक्ष के तरफ से कि अगर वो धाकड़ धामी है तो फिर आरोपियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? अगर प्रेमचंद अग्रवाल का नाम है और वो जर्मनी घूम रहे हैं, पार्टी में अभी भी हैं, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? संजीव जी, मेरी आवाज आ रही है? गायब हुआ। तो विपिन खन्ना जी से हमने सवाल किया, विपिन खन्ना जी ने बोला। भागीरथ शर्मा जी, क्या विपिन जी ने जो कहा कि
आरोपियों के ऊपर अभी तक जो उनके पार्टी में शामिल हैं, प्रेमचंद अग्रवाल का नाम आया है और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है, बात कही है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, अब प्रथम दृष्टया ये मांग, ये सवाल तो उठेंगे, क्योंकि ये बात मैंने भी पहले कही कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको तो सड़क पर डाल दिया गया है, लेकिन जो जिन्होंने अपराध किया उनको, उन पर कार्रवाई, ये सवाल तो बनता है। अभी तो बहुत कुछ तय होना है। अब मुख्यमंत्री जी अकेला तो नहीं है कि वो इतना बड़ा फैसला किसी मंत्री के विरुद्ध या किसी अन्य पदाधिकारी के अकेले लेंगे। ये सामूहिक, क्योंकि संगठन के लिहाज से मुझे लगता है कि उनको काफी परामर्श करना पड़ेगा। हालांकि जो प्रतिबद्धता उनके द्वारा दोहराई गई है, उससे हमें लगता है कि भविष्य में, निकट भविष्य में कुछ हो सकता है कि इस तरह का कोई निर्णय हो और जिसकी लोग अपेक्षा कर रहे हैं। एक बात। दूसरा, अभी तो बहुत कुछ तय होना बाकी है। जब मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों की भर्तियां होती है, जो नियुक्त होते हैं, उनका एक तो कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है पुलिस के माध्यम से, इंटेलिजेंस के माध्यम से, वो भी नहीं किया गया। कई चीजें हैं जो इसमें हुई नहीं है, और वो कौन है, कहाँ के हैं, ग्रुप 3 के जो पद हैं उन पर कहाँ के किन लोगों की भर्तियां हो सकती हैं, वो राज्य के लोग होंगे या राज्य से बाहर के लोग भी होंगे। तब तो सीधे तौर पे ये सरकार की मंशा पे सवाल उठता है, क्योंकि सादे कागज पे तो ऐसे है नहीं कि किसी ने लिख के दे दिया हो। क्योंकि बिल्कुल कई सवाल हैं। अभी जिन लोगों ने वेतन लिया है हाल फिलहाल, क्या उसकी रिकवरी होगी? अभी तो कई सवाल आएंगे। 10 सवाल तो मैं खड़ा कर दूंगा, लेकिन हमें ये थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए। हम कम से कम, जो प्रदेश का मुखिया है, मैं किसी पार्टी दलगत भावना से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, लेकिन जो प्रदेश के मुखिया हैं, अगर वो प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं तो हमें थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि वो फैसला जरूर होगा जिसका पूरा प्रदेश, जिसकी अपेक्षा कर रहा है। और जिस धाकड़ फैसले, यूं कहें तो अभी तो ये एक चरण मैं समझता हूँ पूरा हुआ है कि भर्तियां रद्द हुई हैं। दूसरे चरण में जो दोषी हैं उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी। तीसरा चरण ये भी होगा कि जिन लोगों ने गलत ढंग से नियुक्तियां पाई, क्या उनसे रिकवरी होगी, जो वेतन भुगतान किए गए, क्या उनके जो कैरेक्टर में, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो सरकारी नौकरी में जो व्यक्ति आता है उससे एक घोषणा पत्र भरवाया जाता है कि क्या आपके जो है एक से अधिक पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। एक सवाल ये भी आता है उसमें। तो कदाचित हमें तो कुछ ऐसा सुनने में मिला कि एक से अधिक पत्नी वाले या एक से अधिक पति वाले भी वहां घुस गए हैं। तो एक मैं बात कह रहा हूं, जो चर्चा थी कल मैं देख रहा था, तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं। तो कहां से ये संजीव जी, एक बड़ा सवाल है कि क्या वेरिफिकेशन को लेकर सरकार की तरफ से इंतजाम नहीं किए गए, सादे कागज पे भर्ती कर ली गई, तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है सरकार की तरफ कि क्या सरकार की मंशा उस वक्त सही अगर थी तो फिर इस तरीके से भर्तियां कैसे हो गई? संजीव जी, संजीव जी, मेरी आवाज आ रही है? कमलकांत जी, क्या सरकार की मंशा पे अगर सवाल खड़ा होता है तो ये भी चर्चा के दौरान ये भी बात सामने आई कि प्रेमचंद अग्रवाल अभी तक पार्टी में बने हुए हैं, जर्मनी की यात्रा पे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये भी विपक्ष की तरफ से एक सवाल खड़ा हुआ है। देखिए, जो सबसे पहले जो नियुक्तियां हुई हैं, सही बोला क्या कहते हैं पत्रकार महोदय हमारे जी ने कि LIU द्वारा उनकी जांच हुई कि नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि आप उन व्यक्तियों को नियुक्ति कहाँ दे रहे हैं? एक विधानसभा में, कार्यपालिका में, कार्यपालिका जो पूरे राज्य को चलाती है। आज की तारीख में उत्तराखंड की कार्यपालिका को कोई विश्वसनीय नहीं मानता और खतरे के उसमें है, क्या कहते हैं, जोन में है। हम कैसे मान ले कि वहां सही काम हो रहा है कि नहीं? जिस राज्य की कार्यपालिका पर क्वेश्चन उठ जाएगा इतना बड़ा, तो वहां तो कोई हम मुख्यमंत्री से मांग ही नहीं कर सकते।
कोई वैल्यू ही नहीं है मुख्यमंत्री की आज की तारीख में, अगर मैं सच बता दूं। क्योंकि जब कार्यपालिका पर क्वेश्चन उठ रहे हैं, वहां कौन कौन लोग संदिग्ध लोग बैठे हुए हैं, कौन क्यों नियुक्ति दे दी है, तो हम कैसे मांग ले। और इतनी देर में पहले भी मुख्यमंत्री थे वो तो, और जहां तक प्रेम कुमार अग्रवाल जी हैं उन पर तो पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। फिर दूसरा, आपने अगर वो संदिग्ध में थे, अगर उन पर कार्रवाई होनी थी, आपने क्यों विदेश में भेजा रहा। मैं ज्यादा सरकार से कोई नहीं करूंगा, क्यों पागल बने। हम देखते हैं कि सरकार से कई बार हम कहते हैं तो किसी बात को सुनती नहीं है। और जिस राज्य की कार्यपालिका पर क्वेश्चन उठे, संदिग्ध की दायरे में हो, कौन संदिग्ध लोग कार्यपालिका के अंदर घुसे हैं, तो वो उस पर कोई मतलब कोई इस राज्य का संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा। ये खाली एक टाइम व्यतीत हो रहा है। और देखते जाइए आप क्या क्या होता है। जैसे दिख रहा है उत्तराखंड में अभी अंकिता भंडारी का जब हुआ केस, कितने बुरी तरह से उसको मारा गया, क्या दरिद्रता दिखाई गई और संदिग्ध रहे, तो बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का। संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, सवाल ये है कि विपक्ष का आरोप है कि अभी तक प्रेमचंद अग्रवाल बार बार नाम घूम के आ रहा है और वो जर्मनी की यात्रा पर भी हैं। पार्टी की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी विपक्ष पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखा, आवाज आ रही है मेरी? अंशुल श्रीकुंज जी, क्या कुछ कहना है आपका, क्योंकि अभी तक प्रेमचंद अग्रवाल का नाम भी आया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी मेरी बात हुई और भागीरथ जी से भी मेरी बात हुई, और यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं उस वक्त क्या भर्ती में उनका इन्वॉल्वमेंट था और वो अभी तक पार्टी में शामिल हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिन लोगों की भर्तियां हुई हैं उनकी जांच करके आपने 2-3 दिन में 4 दिन में रिपोर्ट दे दी और उनको बर्खास्त कर दिया। लेकिन जिन लोगों के कार्यकाल में ये भर्तियां हुई हैं, देखो यार, तो आगे बढ़ के कह रहे हैं अगर कौन हुई, यदि वो दो तो उनके ऊपर क्यों है, जिनकी है, यदि वो भी दोषी हैं तो इसकी भी तो जांच सरकार को ही करानी है। जी बिल्कुल। आपको आवाज आ रही है मेरी आवाज? आपको आ रही है, आवाज आ रही है। भागीरथ शर्मा जी, कहना इनका ये है, इनका कहना लोगों की जांच भी कराकर उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। एक बड़ा सवाल भागीरथ जी, एक बड़ा सवाल है कि अभी तक जो लोग, चाहे वो कुंजवाल हो या फिर प्रेमचंद अग्रवाल हो, अगर इन लोगों का नाम उसमें है और उस वक्त जो नियुक्ति अधिकारी कौन थे, और नियुक्ति अगर बैकडोर से हुई है तो उसके लिए आवेदन बिना सादे कागज पे आपने बिना परीक्षा के अपने लोगों को ही एक आवाज नहीं मिल रही है मुझको, आवाज। मेरा सवाल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे तो आ रही। तो संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव वर्मा, तो भर्तियों को लेकर तो भागीरथ शर्मा जी, सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जो नाम आया है, प्रेमचंद अग्रवाल का नाम आया है और उसके बाद कुंजवाल, गोविंद सिंह कुंजवाल का नाम आया है, इतने लोगों का अगर इन्वॉल्वमेंट है, और क्योंकि देश जो उत्तराखंड के युवा हैं उनके भविष्य का सवाल है, इन भर्तियों में उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार को जिन लोगों का नाम आया है उसको लेकर भी स्पष्ट करना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे लोग जो हैं अभी भी पार्टी में शामिल हैं, ऐसे लोगों से अभी तक कोई उन पर ना कार्रवाई हुई, ना इस्तीफा लिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? समिति बनी थी जिसे विशेषज्ञ समिति कहा गया। तो विशेषज्ञ समिति की जो फाइंडिंग्स हैं, जो प्रस्तुतियां हैं, उसने ये मान लिया कि भर्तियां जो हैं अनियमित हुई हैं और गैर कानूनी हैं और किसी भी जो सर्विस रूल के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि भर्तियां जो हैं अनियमित हुई हैं।
और ये रद्द होने योग्य भी हैं। तो इससे जो भर्ती करने वाला है उसके लिए अलग से जांच की जरूरत कहाँ रहेगी? ये तो जांच में स्पष्ट हो गया है कि भर्ती करने वाले ने गलत भर्तियां की तो कदाचार किया है, और जिन्होंने भर्तियां नियुक्तियां पाई और उन्होंने बैकडोर से नियुक्तियां पाई उनको आपने हटा ही दिया है। तो ये तो वो जो विशेषज्ञ समिति की जो फाइंडिंग्स हैं उस आधार पर प्रथम दृष्टया प्राथमिक स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है। तो प्राथमिक स्तर पर यह है कि मैंने कहा जैसे भी कि सरकार को जरूर इसमें वक्त लगेगा। अब वो सरकार किसी की भी हो, अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम किसी को यूं फेंक दिया जाए। और चूंकि मंत्री पद है, संविधान वो शपथ लेते हैं, शपथ लेके पदारूढ़ होते हैं, और मुझे लगता है अभी निकट भविष्य में कोई बड़ा फैसला जरूर होगा इस पर। बिल्कुल निकट भविष्य में फैसला होगा। और लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे विधानसभा भर्ती हो गई, इससे पहले UKSSC पेपर लीक का मामला हो गया, हाकम सिंह का भी इसमें आरोपी नाम आया था, और हाकम सिंह के साथ कई बीजेपी मंत्रियों की फोटोज भी पाई गई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए लोग तो हैं ना इसमें शामिल। देखिए अब ये क्या है कि इसको तो हम क्या कमेंट, बहुत कुछ कहा लिखा जा चुका है। हाकम सिंह पार्टी से निकाल भी दिए गए हैं, लेकिन मैं बहुत इस मामले में जो अब तक की जो सरकार की कार्रवाई, चाहे UKSSC का मामला हो, चाहे विधानसभा की भर्तियों का मामला हो, इसमें सरकार के जो स्तर से जो प्रयास हुए उनको हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, सरकार की जो नए सवाल हैं, जैसे कि अभी हमने कहा कि जो दोषी रहे हैं, जिन्होंने गलत भर्तियां की, चाहे वो UKSSC में हो, चाहे वो यहाँ हो, तो उन पर कार्रवाई की दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए। और इस सवाल का जवाब सरकार को आगामी दिनों में देना ही पड़ेगा। ये तो ठीक है, सरकार को जरूर, सरकार इसमें दबाव में होगी। और मैं ये समझता भी हूँ कि मुझे विश्वास है कि इस पर वो मंथन चल भी रहा है, और वो हो सकता है आज कल में कुछ हो जाए या 2-4 दिन में कुछ हो, और ज्यादा तो वर्मा जी बता पाएंगे। लेकिन जो हमारे पास जो इनपुट है उसके हिसाब से जल्दी कोई कार्रवाई होगी। लेकिन अब चर्चा तो ये भी है कि जो ये बैकडोर भर्तियां हुई ये यूं ही नहीं हुई, रेवड़ियां ऐसे ही नहीं बटी जी। चर्चा तो ये भी है। अब लेकिन अब किसी के पास कोई ऐसा आधार तो है नहीं। कई चीजों की जांच होनी जरूरी है। अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो तो कई चीजें सामने आएंगी। ये हो सकता है कि इसमें जो है सुविधा शुल्क लेकर के जैसी की चर्चाएं हैं, और जो सड़क पे हैं, कल बहुत लोग रो रहे थे, उन्हें तो लग रहा है कि पैसा भी गया और नौकरी भी गई। कई लोग ये बातें कर रहे थे। लेकिन भागीरथ जी, जो लोग रो रहे थे या जो लोगों का कहना यह था कि इस प्रक्रिया में हमारी भी नौकरी चली जाएगी, तो सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कि सादे कागज पे ऐसे इस तरीके से अपने लोगों को नौकरी देना ये भी तो उचित नहीं है ना, क्योंकि युवा मेहनत कश अपनी मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है और मेहनत से परीक्षा दे के रोजगार पा रहा है। अगर आप उसकी जगह पर किसी को भी सादे कागज पर लिख के नौकरियां दे देंगे तो सरासर गलत है। देखिए मैंने कहा ना, ये तो कोई लाला की दुकान तो है नहीं कि लाला जी ने जो पसंद आया उसको रख लिया, जो नहीं आया उसको बाहर कर दिया। तो ये तो देखिए विधायिका है। मैंने एक बहुत बड़ा मैं सवाल कमलकांत जी को भी उनको साधुवाद दूंगा। यहाँ तो मैंने कहा कि पुलिस कैरेक्टर वेरिफिकेशन तक नहीं हुए। वो उत्तराखंड का लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा। वहाँ ऐसा तो नहीं है कि कोई जिनका जो चारित्रिक इतिहास अच्छा ना हो, कोई अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति जिनका पूर्व में आपराधिक वो रहा हो, इतिहास रहा हो, ऐसे लोग तो नहीं घुस गए। अभी तो ये है ये बड़ा बहुत गंभीर विषय है। अगर मैं तो सोचता हूं कि आपने उनकी भर्तियां रद्द करके इतिश्री नहीं कर सकते। जो लोग भर्ती रद्द करके बाहर भी आ गए हैं उनमें भी कई लोगों आप कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराइए ना, कि ऐसे लोग, ये तो और परतें खुलेंगे कि ऐसे लोग जिनका आचरण अच्छा नहीं है, जो आपराधिक जिनके पर मुकदमे हैं, वो भर्ती कैसे होंगे? ये बड़ा गंभीर सवाल है। बिल्कुल ये गंभीर सवाल है। अंशुल श्रीकुंज जी, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है विपक्ष के रूप में उत्तराखंड सरकार को भर्ती घोटाले को लेकर घेरती रही है, और अब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और क्या इस फैसले से आपको लगता है कि आप जो
आपकी पार्टी है कांग्रेस, वो संतुष्ट है? आप लोगों को लगता है कि नहीं ये सरकार की तरफ से सही फैसला है, युवाओं के साथ इंसाफ हुआ है? अंशुल जी, आवाज आ रही है? तो सवाल विपिन खन्ना जी से करेंगे। विपिन खन्ना जी, विपक्ष लगातार सरकार को घेरती रही है, उत्तराखंड सरकार को, और विपक्ष ने भर्ती घोटाले को लेकर भी बहुत आवाज उठाई है युवाओं के लिए, और ऐसे में ये फैसला आया जिसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने ये प्रहार किया है भर्ती घोटाले को लेकर। तो ऐसे में क्या विपक्ष इस प्रहार से संतुष्ट है? युवाओं को क्या वाकई में इंसाफ मिल गया है? देखिए, अभी मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि लाला की दुकान तो नहीं है। तो असल बात यह है कि इन्होंने विधानसभा को और सरकारी नियुक्तों को लाला की दुकान ही बना दिया है। वो कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। तो ये अंधों की तरह जो रेवड़ियां बांटी हैं, जो रेवड़ी कल्चर, जो भी बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आजकल देश में रेवड़ी कल्चर चल रहा है, तो ये रेवड़ी कल्चर सबसे पहले तो उन्हीं की पार्टी के अंदर देखने को मिला है। तो ये जो घोटाले हुए हैं, घपले हुए हैं, और जो इसमें पीठ थपथपाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है कि धाकड़ धामी जी ने ये कर दिया और खंडूरी जी ने ये कर दिया। मेरा मानना है कि जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई कमजोर वर्ग पर हुई है। देखिए, जो बड़ा अपराधी है उस पर कार्रवाई करते हुए सरकार घबरा रही है, डर रही है। मैं प्रेमचंद अग्रवाल जी का ही नाम नहीं ले रहा हूं, मैं हर उस मंत्री का, हर उस विधायक का, हर उस अधिकारी का जिक्र कर रहा हूं यहाँ पर, जिन लोगों के रिश्तेदार, जिनके नातेदार, जिन लोगों ने अपने रसूख के बल पर उनको नियुक्तियां दिलवाई हैं। अब बड़ी बात, अभी आपने एक बात कही कि कोरे कागज पर, देखिए लंबी प्रक्रिया होती है सरकारी नौकरी को पाने के लिए। अगर मैं कोई सरकारी नौकरी पाने के लिए जाता हूं तो मुझे आवेदन करना पड़ता है। आवेदन करने के बाद मुझे अपने सर्टिफिकेट लगाने पड़ते हैं, उसमें तरह तरह के प्रमाण पत्र होते हैं। उसमें जाति प्रमाण पत्र होता है, उसमें आपका डोमिसाइल होता है, चरित्र प्रमाण पत्र होता है, उसके बाद LIU की इंक्वायरी होती है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अब हम कैसे मान ले, जो विधानसभा जो एक मंदिर है लोकतंत्र का, जहां पर कानून बनाए जाते हैं, उस जगह पर जो कर्मचारी काम कर रहा है वो किस आपराधिक बैकग्राउंड से है। बिल्कुल संजीव वर्मा जी के पास जाऊंगा। संजीव वर्मा जी, रेवड़ी बांटने का काम किया गया है, पीठ थपथपाने का काम किया गया है, और जो कमजोर लोग हैं सिर्फ उन्हें ही उनको ही सरकार द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, बाकी और किसी पर नहीं किया गया है। यह भी विपक्ष का आरोप लग रहा है। संजीव जी, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज मिल रही है सर? सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ। जी विनय जी, देखिए यूके SSS का मामला हो, चाहे अन्य विभिन्न भर्तियों का मामला हो, चाहे विधानसभा की भर्तियों का मामला हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तुरंत इन सब के ऊपर संज्ञान लिया गया, और मैं उनके इस कदम को एक एप्रिशिएबल कदम मानता हूं। एक पूरी गंभीरता के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए, और युवाओं के भविष्य के साथ कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ ना कर पाए, युवाओं के हितों से कोई भी खिलवाड़ ना कर पाए, इन सभी बातों का, तमाम बातों का ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं, वो सराहनीय। भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ कर दिया है। वो सराहनीय कदम है, वो सराहनीय कदम है। बिल्कुल संजीव जी, सरकार की तरफ से कड़ा फैसला लिया गया है, और सरकार ने
ये जो फैसला जो है अहम कदम उठाया है वो भी सराहनीय है, लेकिन विपक्ष का सवाल भी सही है और यहाँ पे समय का अभाव है। आप सभी को धन्यवाद कहेंगे, आप सभी ने देवभूमि के दंगल में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। अंशुल श्रीकुंज जी आपका धन्यवाद, विपिन खन्ना जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, कमलकांत यूकेडी नेता और भागीरथ शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, संजीव वर्मा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो 228 बैकडोर की भर्तियां की गई है, धामी सरकार की तरफ से एक इस पर प्रहार किया गया है और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस तरह की भर्तियां होती हैं, लेकिन जो हमारे युवा हैं जो दिन रात मेहनत कर कर पढ़ाई करते हैं और एक नौकरी की तलाश में रहते हैं कि उन्हें एक नौकरी मिल जाएगी, उनका परिवार का रोटी रोजगार चलेगा, वो अपने परिवार के लिए एक जो है अपनी परिवार की हेल्प कर सकेंगे। माँ बाप बड़ी कड़ी मेहनत के साथ उनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, उनकी तकलीफ उठाकर उनको किताब कॉपी और उसके अलावा फीस भरते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लापरवाहियों की वजह से उन जो युवा के भविष्य है वो खराब होने लगता है, उनकी उम्र बीत जाती है और फिर ये सब चीज़ें जो होती हैं वो फिर एक युवा की उम्र बीत जाने के बाद जो ये कार्रवाइयाँ होती हैं, युवा की उम्र बीत जाती है और उसके साथ कई तरह की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। इसलिए जो भी घोटाले हों, अगर इन घोटालों पर उसी वक्त कार्रवाई की जाए तो देश के जो युवा हैं उनको रोजगार मिल पाएगा, उनके साथ अन्याय नहीं हो पाएगा। देवभूमि के दंगल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए देवभूमि का देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।